चलिए, तो 75 दिन 75 टॉपिक में मैं संजय और आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे शिक्षण विधियाँ। देखिए, शिक्षण विधियाँ क्या होती है? वह माध्यम है जिसके द्वारा एक शिक्षक अपना ज्ञान, कौशल और जानकारी छात्रों तक पहुँचाते हैं। एक अच्छी शिक्षण विधि वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे और विषय को सरल बनाए। तो शिक्षण विधियाँ तो जो शिक्षण जो विधियाँ होती है वो क्या होता है? एक प्रकार का माध्यम होता है जिसके द्वारा जो शिक्षक होता है वो क्या करता है? ज्ञान, कौशल और जानकारी छात्रों तक पहुँचाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसको 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। सबसे पहला है शिक्षक केंद्रित विधियाँ, छात्र केंद्रित विधियाँ और मिश्रित या आधुनिक विधियाँ। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग शिक्षक केंद्रित विधियों के बारे में। इसमें शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है और छात्र श्रोता की भूमिका में होता है। इस चीज़ को पूछता है कि किस विधि में जो छात्र होता है वो एक्टिव होता है या पैसिव होता है ना? शिक्षक कहाँ पे एक्टिव होता है? तो इस चीज़ को पूछा जाता है पेपर में। तो जो शिक्षक केंद्रित होता है उसमें मुख्य केंद्र क्या होता है? शिक्षक होता है, और जो छात्र जो होता है वो पैसिव होता है, लिसनर होता है, बस खाली सुनता है वो। इसमें जो सबसे प्रथम विधि है वो है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, जिसको खासकर ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यह सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि है जिसमें शिक्षक बोलकर विषय समझाता है और छात्र सुनते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखे होंगे कि स्कूल में टीचर आता है, आने के बाद वो क्या करता है? सीधा पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद चला जाता है। तो ये क्या है? आपका लेक्चर मेथड है। इसके बाद उपयोग है उच्च कक्षाओं के लिए, बड़े पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए। यह समय और धन की बचत करता है, मतलब समय कम लगता है इस विधि में। छात्र निष्क्रिय रहते हैं और छोटी कक्षाओं के लिए उबाऊ उबाऊ हो सकता है। ठीक है, जो छोटी कक्षाएं होती है वहाँ पे इसको प्रिफर नहीं किया जाता है। इसके बाद देखिए, दूसरा है आपका प्रदर्शन विधि। इसमें शिक्षक न केवल बताता है बल्कि करके दिखाता है। इसमें शिक्षक जो है वो बताता भी है और करके भी दिखाता है। जैसे विज्ञान में या कोई मॉडल जब हम लोग प्रयोग करते हैं, मॉडल दिखाते हैं, या विज्ञान प्रयोगशाला में जब प्रायोगिक परीक्षा होती है तो कोई प्रयोग किया जाता है, तब देखो, सुनो और समझो। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो, सुनो और समझो। गुण है छात्रों की निरीक्षण शक्ति बढ़ाता है और ज्ञान अधिक स्थायी होता है। तो कोई जैसी बात है कि कोई भी चीज़ आप देखेंगे तो आपका ज्ञान क्या होगा? ज़्यादा स्थायी रहता है। अब दूसरा देखिए, छात्र केंद्रित विधियाँ। इसमें जो छात्र जो होता है उसका पढ़ना होता है वो मेन होता है। तो इसमें छात्र सक्रिय होते हैं और जो शिक्षक होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। कहने का मतलब एक फैसिलिटेटर होता है, एक प्रकार का सुविधादाता होता है वहाँ पे। तो छात्र केंद्रित में जो बच्चे होते हैं वो करके सीखने पर जोर मिलता है, मतलब करके सीखते हैं चीज़ों को। और इसमें जो शिक्षक का जो रोल रहता है वो क्या रहता है? एक मार्गदर्शक के रूप में रहता है ना? इसमें देखिए, प्रथम विधि है आगमन विधि। तो इसमें क्या होता है? हम उदाहरण से किधर की ओर जाते हैं? नियम की ओर जाते हैं। ठीक, तो इस विधि में करते क्या है? पहले छात्रों को उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसके बाद निष्कर्ष या नियम निकाला जाता है या बताया जाता है। उपयोग है इसका व्याकरण, गणित, विज्ञान पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रयोग करते हैं इसका। इसमें रटने की आदत छूटती है और तर्क शक्ति बढ़ती है। तो जो आगमन विधि होता है इसमें रटने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाती है। प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, मतलब ज़्यादा समय तक के लिए रहता है। अब देखते हैं निगमन विधि। तो निगमन जो होता है कैसा होता है? नियम से उदाहरण की ओर जाता है। इससे पहले हम लोग कोई सूत्र बताते हैं, है ना? फिर उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। उपयोग है गणित के सवाल हल करने के लिए ज़्यादा निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। और यदि आपको प्रश्न पूछेगा कि सबसे पुरानी विधि कौन सी है या सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो ये आपका निगमन विधि है और उसी विधि से ही चलता आ रहे हैं। इसके बाद देखिए है प्रोजेक्ट या परियोजना योजना विधि। ठीक है, इसके जनक कौन है? किलपैट्रिक है जिसने परियोजना विधि को उन्होंने क्या किया है? परिभाषित किया है। छात्रों के एक वास्तविक जीवन की समस्या या प्रोजेक्ट दिया जाता है जिससे वे समूह में पूरा करते हैं। तो जैसे आप देखे होंगे कि आपको प्रोजेक्ट लिखने के लिए, या जिसको हम लोग असाइनमेंट बोलते हैं, असाइनमेंट लिखने के लिए दिया जाता था। इसके बाद देखिए, गुण है इसमें सामाजिक गुण, सहयोग और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। तो ये सामाजिकता की भावना, सहयोग की भावना और नेतृत्व क्षमता का क्या करता है? विकास करता है। इसके बाद देखिए खेल विधि। तो पूछता है कि खेल विधि का जनक कौन है? तो फ्रोबेल है आपका।
है ना। तो खेल विधि में क्या होता है कि खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देते हैं, जिससे जो पढ़ाई है वो बोझिल नहीं लगता, बच्चों को डर नहीं लगता उससे। उपयोग कहाँ किया जाता है खेल विधि का? किंडरगार्टन और प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए। इसके बाद देखिए, अगला है आपका यूरिस्टिक या खोज विधि। इसके जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। है ना। इसमें छात्र एक खोजकर्ता की तरह काम करता है, शिक्षक समस्या देता है और छात्र स्वयं उसका हल ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसमें छात्र क्या करता है? खोज करता है, और शिक्षक का कार्य क्या होता है? समस्या देने का होता है। ठीक है, इससे लाभ क्या है? तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। चलिए, अगला है समस्या समाधान विधि। तो यह छात्रों के सामने एक चुनौती या समस्या रखी जाती है और तर्क और विश्लेषण के माध्यम से उसका समाधान निकाला जाता है। इसके बाद देखिए, अन्य विधियां हैं। मस्तिष्क का उद्लेखन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसको पूछता है इसमें सीटेट में। इसमें छात्रों के एक समूह को कोई समस्या दी जाती है और उनसे तुरंत जो भी विचार दिमाग में उन्हें बोलने को कहा जाता है। यह रचनात्मकता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी विधि है ना। तो इसमें क्या करते हैं? छात्रों को तुरंत कोई समस्या देंगे और तुरंत जो भी विचार उनके दिमाग में पैदा हो रहे हैं उसको बोलने के लिए बोला जाता है या बताने के लिए बोला जाता है। तो कहने का मतलब इसमें उनकी रचनात्मकता बढ़ती है, सोच बढ़ता है, चिंतन बढ़ता है। इसके बाद देखिए, सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग। यह शिक्षकों को प्रशिक्षण के देने की तकनीक है, जिसमें 5 से 10 मिनट के लिए एक छोटे कौशल का अभ्यास कराया जाता है। तो सूक्ष्म जो शिक्षण होता है, इसमें क्या करते हैं? ये शिक्षकों के लिए एक प्रकार का प्रशिक्षण होता है। समय क्या होता है? 5 से 10 मिनट। अब देखिए, जो शिक्षा केंद्रित होता है तथा जो बाल केंद्रित होता है, उन दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है? सबसे पहले देखो, शिक्षा केंद्रित जो होता है उसमें केंद्र कौन होता है? शिक्षक होता है। पाठ्यक्रम पूरा करना उनका मेन मेन कार्य होता है ना। इसके बाद देखो, केंद्रित विधि में क्या होता है? छात्र मुख्य होता है बाल केंद्रित में, और जो बच्चे की रुचि व क्षमता को प्राथमिकता देते हैं। अब शिक्षक केंद्रित में क्या होता है? जो छात्र होता है वो निष्क्रिय होता है। बाल केंद्रित में क्या होता है? छात्र सक्रिय होता है। सीखने का तरीका, तो शिक्षक केंद्रित में रटने और याददाश्त पर आधारित होता है, जबकि बाल केंद्रित जो होता है वो करके सीखने या समझ पर आधारित होता है। अब देखो, शिक्षक केंद्रित में शिक्षक एक क्या होता है? नियंत्रक होता है, कंट्रोलर होता है जो ज्ञान देता है, जबकि बाल केंद्रित में शिक्षक क्या होता है? एक प्रकार का मार्गदर्शक होता है, गाइड होता है उसके लिए, जो उसके सीखने में मदद करता है। अब शिक्षा केंद्रित में क्या होता है? कठोर और बाहरी अनुशासन होते हैं, जैसे शांति बनाए रखना। बाल केंद्रित में क्या होता है? स्व अनुशासन होता है, जैसे कक्षा में चर्चा का शोर हो सकता है। उपयोगिता, तो शिक्षा केंद्रित बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, जबकि बाल केंद्रित जो है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब जानते हैं हम लोग आगमन बनाम निगमन। यह गणित और व्याकरण पढ़ाने की दो प्रमुख विधियां हैं। प्रवाह है, आगमन में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, निगमन में हम नियम से उदाहरण की ओर आते हैं। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है, जबकि निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है। आगमन विधि में छात्र स्वयं नियम खोज करता है, निगमन विधि में छात्र बने बनाए नियम को रटता है, उसको याद करता है। आगमन एक धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि नियम बनाने में समय लगता है, जबकि निगमन विधि एक तेज प्रक्रिया है, जिससे सिलेबस जल्दी पूरा होता है। चलिए, अगला है व्याख्या बनाम प्रदर्शन, लेक्चर वर्सेस डेमोन्स्ट्रेशन। व्याख्यान विधि केवल मौखिक होती है, जबकि प्रदर्शन विधि मौखिक और दृश्य दोनों होती है। व्याख्यान में केवल कान सक्रिय होता है, जबकि प्रदर्शन में कान आँख दोनों सक्रिय होते हैं। व्याख्यान विधि में बच्चे जल्दी भूल जाते हैं, जबकि प्रदर्शन विधि में ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।